नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी शपथ लेने जा रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि मोदी कैबिनेट का हिस्सा कौन होगा, बिहार से चेहरे क्या होंगे। तो वो नाम जो है संभावित तो सामने आ चुके हैं और न्यूज 18 के सूत्रों से ये बड़ी खबर, बड़ी जो जानकारी है वो सामने आई है। और एक खबर ये कहती है कि बिहार से कई मंत्री मोदी कैबिनेट में बन सकते हैं। जेडीयू कोटे से अगर बात करें तो 5 मंत्री बन सकते हैं जो मोदी कैबिनेट का हिस्सा होंगे। और नाम क्या है, तो वो नाम है ललन सिंह का। संजय झा जो मंत्री मोदी कैबिनेट में बन सकते हैं। इसके साथ साथ कौशलेंद्र कुमार भी मंत्री बन सकते हैं जिनका नाम सामने आ रहा है। रामनाथ ठाकुर की अगर बात करें तो ये भी मंत्री बन सकते हैं। साथ ही जीतन राम मांझी, इनको भी जगह मोदी कैबिनेट में मिल सकती है। इसके साथ साथ चिराग पासवान भी मंत्री बन सकते हैं। तो ये वो बड़े चेहरे बिहार से जो मंत्री बन सकते हैं। वहीं अगर हम बढ़े यूपी की तरफ तो आरएलडी के जयंत चौधरी जो है वो मंत्री बन सकते हैं। साउथ की तरफ बढ़े तो जेडीएस के कुमार स्वामी मंत्री बन सकते हैं। तो ये वो बड़े चेहरे जिनकी भागीदारी मोदी कैबिनेट में हो सकती है। साथ ही साथ इस भागीदारी के साथ साथ ये भी सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि जो जातीय समीकरण है, सामाजिक समीकरण है, उसको कैसे साधा जाए। और जो मजबूती एनडीए के घटक दलों की है संख्या के हिसाब से, उस हिसाब से उनको सही सम्मानित जो जगह है वो मोदी कैबिनेट में मिले। तो इसकी पूरी जो कोशिश है और एक जो स्वरूप तैयार करने की कोशिश है वो की गई है। नरेंद्र मोदी भी इस बात का जिक्र करते हुए नजर आए कि ऑर्गेनिक जो है वो हमारा गठबंधन है और हम चाहते हैं कि सभी के समन्वय के साथ जो है वो एनडीए काम करे और लगातार आगे बढ़ते रहे। तो जो भी घटक दल हैं अलग अलग राज्यों से, उनके अपनी स्ट्रेंथ है। सांसदों के हिसाब से अमित पांडे हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हैं। अमित, जो बिहार से अब कुछ नाम जो है वो सामने आ चुके हैं, चाहे संजय झा की बात करें, ललन सिंह, ये बड़े चेहरे हैं। और इसके साथ साथ बाकी संभावित जो नाम है वो क्या है? देखिए, सूत्रों के मुताबिक जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 4-3-2-1 इस फॉर्मूले के तहत काम कर रही है। और गठबंधन में जो भी साथी हैं इस अनुपात के ये जरिए जगह मिलेगी। 4 सीट टीडीपी को, 3 सीट जेडीयू को, 2 सीट एलजेपी को और एक सीट जो सिंगल पार्टी से जीत कर आए हैं और निर्दलीय आए हैं उनको। तो इस ललन सिंह और चिराग पासवान और इसके अलावा अन्य जो मंत्रिमंडल के संभावित सदस्य हैं, अनुप्रिया पटेल, इन नामों पर फाइनल जो मुहर है वो लग चुकी है। अन्य नामों पर अभी यह विचार चल रहा है। थोड़ा बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो जातीय समीकरण को भी, सामाजिक समीकरण को भी साधने की कोशिश की गई है। इसको किस मायने में देखा जाए? बिहार वो राज्य है जहां पर एनडीए को अच्छी सफलता मिली है। तो उस सफलता को परिलक्षित करने के लिए जो समीकरण है सब फिट बैठाने की कोशिश की जाएगी। और कमोवेश ये बीजेपी के ही लोग नहीं होंगे, एनडीए पूरे एनडीए के मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं उनके जरिए जातीय समीकरण को संतुष्ट करने की कोशिश की जाएगी। तो अगर हम एक जाति से, एक पार्टी से एक मंत्री का चेहरा देखेंगे तो दूसरी जाति से दूसरी मंत्री का दूसरी पार्टी से चेहरा देखेंगे, क्योंकि विस्तृत रूप यहाँ पर देने की कोशिश की गई है। चलिए, शुक्रिया अमित इस अपडेट के लिए आपका। तो ये संभावित जो नाम है वो हम आपको बता रहे हैं। और ललन सिंह भी जिसमें है, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो रह चुके। इसके साथ साथ संजय झा की अगर बात करें तो बहुत करीबी नीतीश कुमार के माने जाते हैं, इनको भी जगह मिल सकती है। कौशलेंद्र कुमार, रामनाथ ठाकुर, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान, वैसे चेहरे जिनको मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। इसके साथ साथ नाम जो सामने आ रहा है आरएलडी के जयंत चौधरी का, जेडीएस के कुमार स्वामी का, अपना दल का। तो ये एनडीए के जो घटक दल हैं उनकी जैसी स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से भागीदारी जो है वो सुनिश्चित होने जा रही है। हालांकि तस्वीर जो है वो धीरे धीरे और साफ हो जाएगी। वहीं देखिए, पूर्व सीएम और गया से नव निर्वाचित सांसद जीतन राम मांझी ने मंत्रिमंडल में शामिल होने के सवाल पर कहा है कि ये पीएम मोदी और उनकी कोर टीम तय करेगी। वह पेश कर ही दिया है तो स्वाभाविक है आपस में बैठ कर के मंथन चल रहा होगा कि भाई मंत्री कितने बनेंगे, किनको मंत्री बनाना है, किनको क्या विभाग देना है। तो ये तो उन लोगों की बात है, हायर अप्स में चल रहा है। उस कमेटी में या उस कोर ग्रुप में हम नहीं हैं। और जाहिर सी बात है कि कल 7:15 में वोट होना है प्रधानमंत्री जी का और उनके मंत्रिपरिषद के लोगों का। तो ये सारी बातें तो स्पष्ट है कि वोट होना है, लेकिन कितने मंत्री पद का गोपनीयता का लेंगे शपथ, किनको लेना है,
ये सब तो सब प्रधानमंत्री और उनके जो कोर ग्रुप के लोग हैं वो लोग समझते हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब बारी है शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नरेंद्र मोदी को न्योता दे चुकी हैं कि आप एक बार फिर से तीसरी टर्म में आप अपनी सरकार बनाइए और शपथ ग्रहण की जो तैयारियां हैं वो जोर शोर से चल रही है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति ने 9 जून को शाम में शपथ लेने का समय दिया है। राष्ट्रपति से मिलने के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एनडीए सरकार को देश में तीसरी बार सरकार बनाने का आदेश मिला है। कल शाम 7:15 बजे नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे। समारोह में शामिल होने को लेकर दुनिया के कई नेताओं को निमंत्रण भेजा गया है। शुक्रवार को नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के संसदीय दल का नेता चुना गया। इसके बाद सभी ने सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को समर्थन पत्र सौंपा। मोदी ने भी राष्ट्रपति से मुलाकात की, जिसके बाद राष्ट्रपति ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया। नरेंद्र मोदी 9 जून को शाम 7:15 पर राष्ट्रपति भवन में तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद की शपथ लेंगे। तो देखिए, पीएम के शपथ ग्रहण समारोह की भव्य तैयारी है, बड़ी तैयारी है और ऐसे में कई गणमान्य लोगों को आमंत्रण भी भेजा गया है। लेकिन इसके साथ साथ एक खबर प्रधानमंत्री को लेकर के ये भी है कि पीएम के तौर पर तीसरी बार शपथ लेने से पहले नरेंद्र मोदी राजघाट जाएंगे। कल शपथ ग्रहण के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सभी सांसदों को डिनर देंगे। तो ये औपचारिकताएं जो है वो पूरी की जाएंगी। तो शपथ ग्रहण से पहले राजघाट मोदी पहुंचेंगे। तो दूसरी तरफ शपथ ग्रहण जब खत्म हो जाएगा उसके बाद से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सभी सांसदों को डिनर देंगे, यानी कि खाना रात का एक साथ होगा और उस वक्त भी जो डिनर डिप्लोमेसी है वो सामने आएगी। तो कल का दिन बेहद बड़ा होने वाला है, क्योंकि देश को तीसरी बार नरेंद्र मोदी के तौर पर प्रधानमंत्री मिल जाएंगे और ऐसे में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी है। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो दिल्ली शहर को हाई अलर्ट पर रखा गया है। समारोह को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर राजधानी दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राष्ट्रपति भवन में अभेद्य सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। दिल्ली पुलिस ने राजधानी में नो फ्लाई जोन घोषित किया है। शपथ ग्रहण समारोह की सुरक्षा में एसपीजी, राष्ट्रपति के सुरक्षा गार्ड, आईटीबीपी और इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस खुफिया विभाग की टीमें, अर्धसैनिक बलों के जवान, एनएसजी के ब्लैक बेल्ट, कैट कमांडो और एनडीआरएफ की टीमें मौजूद रहेंगी। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ऐतिहासिक दिन होगा, क्योंकि दिन लगातार ये तीसरी बार ये प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे। हालांकि जिस तरह से प्रधानमंत्री पद के लिए जिस तरह से पिछले काफी समय से तमाम अपने घटक जो एनडीए के जो घटक दल हैं उनसे लगातार बातचीत चल रही थी और तमाम जो कहा जा सकता है कि उसकी तैयारियां हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से शपथ ग्रहण कार्यक्रम में जब शामिल हो गए तो उससे पहले राष्ट्रपति भवन के आसपास यहाँ पे देखा जा सकता है सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ाया गया है। और इस वक्त में मैं जो संसद भवन के आसपास का जो इलाका है, जो कर्तव्य पथ का इलाका है, वो इस इलाके में है और इस इलाके में अगर बात की जाए तो यहाँ पर अतिरिक्त जवानों को तैनात किया जा रहा है। ये जो इलाका है, पूरा नई दिल्ली का जो इलाका है, इसे नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है, यानी कि इस इलाके में बिना इजाजत कोई ना फ्लाई कोई कर सकता है, ना ही कोई ड्रोन उड़ा सकता है, ना ही किसी भी तरह का संदिग्ध गतिविधियां इस इलाके में कर सकता है। इसके साथ ही इस नई दिल्ली रेंज में कई जो होटल्स हैं, जो बड़े बड़े होटल्स हैं, उस होटल्स में भी सुरक्षा व्यवस्था वहां पे काफी चाक चौबंद किया गया है, क्योंकि कई जो विदेश से आ रहे हैं जो मेहमान हैं, इसके साथ साथ जो तमाम जो सांसद हैं उनको अलग अलग होटल में ठहराया गया है। तो उस होटल के अंदर और होटल के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ा दी गई है। इसके साथ साथ जो नई दिल्ली इलाके में चाहे बात करें दिल्ली पुलिस की बात करें, पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें या अन्य एजेंसियों की बात करें, तो वहां पर उनको सख्त निर्देश दिया गया है कि इस इलाके में कोई भी संदिग्ध अगर कार्रवाई होती है तो तत्काल उस मामले पर कार्रवाई करनी चाहिए। और तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर तैयारी की जा रही है, उनके द्वारा तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि 9 तारीख जो है निश्चित तौर पर कई मायनों में ऐतिहासिक तारीख
बन सकती है। शंकर आनंद, न्यूज़ 18, दिल्ली। एनडीए की नई परिभाषा, नया लक्ष्य को लेकर के तीसरी पारी नरेंद्र मोदी खेलने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी की खींची हुई लकीर लंबी है और बुलंद भी। ये रिपोर्ट देखिए। NDA, न्यू इंडिया, डेवलप इंडिया, एस्पिरेशनल इंडिया। एनडीए की नई परिभाषा और नए लक्ष्य के साथ शुरू होगी मोदी की तीसरी पारी। उनकी खींची हुई नई लकीर बड़ी है और बुलंद भी। नरेंद्र मोदी की खींची इस लकीर से नए भारत की, उज्जवल भारत की, महाशक्तिशाली भारत की तकदीर तय होनी है। भारत का भाग्य 5 साल मोदी नीति से तय होगा। लगातार तीसरी बार ताजपोशी से पहले नरेंद्र मोदी ने दुनिया को बता दिया है कि वो 5 साल में भारत को कहां से कहां ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे। नरेंद्र मोदी की तीसरी पारी अद्भुत होगी, अनोखी और अविश्वसनीय भी। सेंट्रल हॉल में मोदी की गर्जना ने यह साफ कर दिया कि नरेंद्र मोदी फ्री स्टाइल में फैसले करते रहेंगे। एनडीए के सभी घटक दलों की इसमें सर्वसम्मति होगी। एनडीए सरकार का तीसरा कार्यकाल मोदी की रखी परिपाटी पर चलेगा। पूरी दुनिया ये जानने को बेताब थी कि नरेंद्र मोदी गठबंधन सरकार में क्या करेंगे, तो उन्होंने संसद के सेंट्रल हॉल से इसी बेसब्री को खत्म किया है। 5 साल में मोदी पूरे करेंगे 18 संकल्प। मोदी का तीसरा टर्म। रोजगार से रिफॉर्म तक अब झुकेगा चीन यूएस। पीएम मोदी के 5S। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस देखते ही बन रहा था। उनकी एंट्री ऐतिहासिक रही। मोदी ने जब संविधान को सिर झुकाकर नमन किया तो उनके पहली बार संसद पहुंचने की तस्वीरें सबकी ज़हन में कौंध गई। जब मोदी ने लोकतंत्र के मंदिर में दंडवत प्रणाम किया था। 10 साल पहले और आज की तस्वीरें जैसे मेल खाती हैं, वैसे ही नरेंद्र मोदी के इरादे भी जस के तस हैं। मोदी ने 5 साल का अपना जो विजन सबके सामने रखा है, उसकी पूरी दुनिया में चर्चा है, क्योंकि मोदी ने भारतीय लोकतंत्र की परंपरा से दुनिया को पाठ सीखने का संदेश भी दिया है। लेकिन हिंदुस्तान के इतने महान लोकतंत्र की ताकत देखिए कि एनडीए आज देश में 22 राज्यों में लोगों ने उनको सरकार बनाकर के सेवा करने का मौका दिया। मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, अगले 10 साल में हम विकास का नया अध्याय लिखेंगे, गुड गवर्नेंस का नया अध्याय लिखेंगे, जनता जनार्दन की भागीदारी का नया अध्याय लिखेंगे और सब मिलकर के विकसित भारत के सपने को साकार करके रहेंगे। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर कल शपथ लेने वाले हैं। इस बीच जेडीयू बीजेपी में उत्साह का माहौल है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि तीसरी बार सबसे ज्यादा असरदार भी हमारा कार्यकाल होगा। लेकिन आरजेडी कांग्रेस विपक्ष की अगर बात करें तो इस शासन काल पर सवाल उठा रहे हैं। के द्वारा अस्वीकार कर दिए गए नरेंद्र मोदी स्वयं को स्वीकार्यता बनाए रखने के लिए एनडीए के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। 10 वर्षों के अंदर
एक बार भी एनडीए और एनडीए का नाम नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नहीं लिया गया। ब्रांड मोदी अब देश में कोई फैक्टर नहीं रहा। 60% से करीब लोगों ने देश के प्रधानमंत्री को नकारा है और जिस तरह से उनका पुराना इतिहास रहा है, अपने वादों से मुकर जाना, अपने वादों को पूरा नहीं करना, इस बार तो वो बैसाखी पे हैं। ब्रांड मोदी इस बार बिल्कुल असरदार नहीं होगा। मोदी जी की तीसरी सरकार असरदार भूमिका में होगी और ऐतिहासिक भूमिका भी इस सरकार की होगी। केंद्र की मोदी सरकार बिहार के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होगा और बिहार के नौजवानों, बिहार वासियों के लिए मोदी सरकार विशेष ख्याल रखेगी। 9 जून को एनडीए की तीसरी बार सरकार बन रही है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी और एनडीए की सरकार ज्यादा असरदार होगी क्योंकि हमारा गठबंधन सशक्त है, जिसके सारे घटक दलों ने एक मत होकर कहा है कि माननीय मोदी जी के हर निर्णय में हम साथ हैं। पहली बात भारत के राजनीतिक इतिहास में शायद पहली बार हुआ है कि गठबंधन में प्रधानमंत्री का चेहरा पहले से तय था। दूसरी बात, सारा का सारा गठबंधन बिना किसी राजनीतिक मूल भाव के, बिना किसी दबाव के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री को बिना कोई शर्त का समर्थन है। और तीसरी बात, 10 साल से जो सुधारों की शुरुआत हुई है, 10 साल से जो क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं, इनका असर अब तीसरी बार दिखेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर जेडीयू कार्यकर्ताओं और नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। समर्थक लगातार नीतीश कुमार से मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें बधाइयां दे रहे हैं और साथ ही साथ जश्न की तस्वीर जो है वो वहां से निकल करके सामने आ रही है। तो देखिए, बुके लेकर के नेता कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, समर्थक जश्न मना रहे हैं। सभी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर उन्हें बधाई दी है। उसके बाद मंत्री परिषद में भी जेडीयू शामिल होगी और इसकी उम्मीद पर भी खुशी जता रहे हैं। राजनीति में एक अस्थायित्व को समर्थन दिया है और एनडीए के मजबूत ताकत बनकर उभरे हैं। उस मौके पर जनता दल यूनाइटेड में दिल्ली में जितने कार्यकर्ता थे उन सब ने मिलकर नीतीश जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना आज दी है। मैं दिल्ली प्रदेश का नेता हूं जदयू का, और जदयू अभी बहुत खुश है। नीतीश कुमार जी को जो बहुमत मिला है, प्रचंड बहुमत मिला है उनको, उनके ऊपर पूरे देश के जनता का विश्वास है और उन्होंने जो एनडीए को सपोर्ट किया है उसके लिए हम लोग सब लोग खुश है, गदगद है। हम लोग मिलकर काम करेंगे और मिलकर सरकार चलाएंगे। मंत्री पद मिलना चाहिए। मंत्री पद तो मिलेगा ही, क्योंकि बिहार में बहुत काम बाकी है। बिहार को तो माने विशेष का दर्जा मिले। हम लोग आज मिलके नीतीश जी को, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को शुभकामनाएं दी हैं। एक अस्थायी सरकार और जो विकास की पटरी पे भारत चल पड़ी है, उसके समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। गया ओटीए में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया है और देश को 118 सैन्य पदाधिकारी मिले हैं और जिनको सलामी भी दी गई और एक भव्य तस्वीर यहां से निकल करके सामने आई है। तो देश को 118 सैन्य अधिकारी मिले हैं जो देश को समर्पित होंगे। पासिंग आउट परेड के मुख्य अतिथि के तौर पर उपसेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी शामिल हुए और परेड की सलामी ली गया। ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी की तस्वीर है जहाँ 25वीं पासिंग और परेड का आयोजन किया गया है। पासिंग आउट परेड के दौरान जहां जेंटलमैन कैडेट्स परेड कर रहे थे, इस दौरान आसमान से माइक्रो एयरक्राफ्ट और सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए सलामी दी गई। उपसेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने सभी नए सैन्य अधिकारियों को शुभकामनाएं दी हैं। और चलिए, ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आएंगे।